ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डील टुडे इज, हम लोग अभी ट्रॉपिज्म के आगे का सेक्शन देखने वाले हैं। अब ये कैसा है, मैंने तुमको बोला था कि दिस पर्टिकुलर लेसन इज डिवाइडेड इनटू टू टॉपिक्स। एक है कंट्रोल के बारे में, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ये एक टॉपिक हो गया, कंट्रोल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड दूसरा है हॉर्मोन्स इन एनिमल्स एंड हॉर्मोन्स इन प्लांट्स। अब वो कंट्रोल वाला जो पार्ट है, मूवमेंट वाला, तुमने तो देखा मेजोरिटी ऑफ द मूवमेंट इज हैपनिंग ड्यू टू, एक तो मतलब सपोज इट इज रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड समटाइम्स इट इज नॉट रिलेटेड टू द ग्रोथ। तो दोनों टाइप से हमने ट्रॉपिज्म वगैरह देखा हुआ है। बट उसके आगे का सेक्शन जो अभी है थोड़ा बहुत वही देखने वाले मूवमेंट का। बट एक मेजर सेक्शन अभी कौन सा शुरू होगा, अबाउट द हॉर्मोन्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर के हार्मोन कौन से, फिर अपना एनिमल का रह जाता है ह्यूमन के हार्मोन, फिर ये लेसन खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम ये है। तो लेट अस सी आगे क्या कहानी है। कल तक तो ट्रॉपिज्म तक देखे थे कि ट्रॉपिज्म इज नथिंग बट बेसिकली अ मूवमेंट, राइट, अ डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिलेशन टू समथिंग। एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक्स, लाइक वी हैव फोटोट्रॉपिज्म, वी हैव हाइड्रोट्रॉपिज्म, वी हैव कीमोट्रॉपिज्म एंड व्हाट नॉट। बट नाउ टुडे विल सी द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे घुसते हैं। तो अपने टेक्स्ट बुक्स तैयार रखें, आगे का पॉइंट देखते हैं। Let us now once again think about how information is communicated in the bodies of multicellular organisms. अब किसके बारे में बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कैसे करते हैं मल्टीसेलुलर में। लेकिन ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। हाँ देखा हुआ है, लेकिन उसके और थोड़े से डिटेल्स देखने हैं, क्योंकि हमने सिर्फ ह्यूमंस की बात की थी, यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की इन जनरल बात कर रहे हैं हम लोग। The movement of the sensitive plant in which to touch is very quick. The movement of the sensitive plant in response to touch is very quick. तो ये किसकी बात कर रहे हैं, वो टच मी नॉट प्लांट की, कि जो उसकी मूवमेंट थी, वो जो रिस्पॉन्स था उसका, वो काफी क्विक था। द मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो। ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो मूवमेंट है समटाइम्स इट इज फास्ट, समटाइम्स इट इज स्लो। एक एग्जांपल दिया उन्होंने सेंसिटिव प्लांट का, दैट इज टच मी नॉट, एंड एक सनफ्लावर का दे रहे हैं विच इज वेरी स्लो। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स विल बी इवन स्लोअर। तो वो क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ रिलेटेड जो मूवमेंट है वो तो इससे भी स्लो होंगे। अच्छा ठीक है, तो एक मिनट, लेट मी सी दिस। ये तो ट्रॉपिज्म रिलेटेड मूवमेंट्स है ना, और ये ग्रोथ रिलेटेड, मतलब सबसे फास्ट वाला कौन सा होगा, स्टिमुलस के रिलेटेड। जो सबसे फास्ट है, सबसे फास्ट मूवमेंट, वो किसके बारे में देखा था हमने, टच मी नॉट प्लांट के बारे में। दैट वाज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, राइट। तो बेसिकली चेंज द शेप थ्रू वाटर, नो न्यूरॉन प्रेजेंट, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स था, एंड टच वाला था वो बेसिकली, करेक्ट। तो वो हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, स्पीड कंपैरिजन, स्पीड कंपैरिजन। ओके, तो हमारी तरफ से रैंकिंग देते हैं, हमारी तरफ से, भले ही उन्होंने एक पैराग्राफ में दिया, हम लोग खुद रैंकिंग देते हैं उसको। द फर्स्ट रैंक गोज टू होम, बेसिकली द स्टिमुलस, टच, टच वाला पार्ट। ओके, टच गेट्स द फर्स्ट, लेट्स से टच रिलेटेड मूवमेंट, वो सेंसिटिव प्लांट वाला, उसको फर्स्ट रैंक जाएगा, उसकी सबसे स्पीड ज्यादा थी। सेकंड स्पीड इट वाज रिलेटेड टू ट्रॉपिक, मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट रिलेटेड, ट्रॉपिक। और उससे भी ज्यादा स्लो कौन है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, मतलब प्लांट की जो ग्रोथ होते वक्त जो मूवमेंट होती है, ऊपर और नीचे, शूट ऊपर जाता है, रूट नीचे जाता है, तब जो मूवमेंट होती है दैट इज ऑब्वियसली अगेन वेरी स्लोअर। ओके, तो ग्रोथ रिलेटेड वो सबसे स्लो। ये हमने रैंक दे दिए, तुम्हारे बुक में भी लिख दो, और इसके सामने एग्जाम्पल लिख दो, क्योंकि एग्जाम में सबको लेटर से यू शुड हैव वन एग्जाम्पल। टच में कौन सा लिखोगे, सेंसिटिव प्लांट, वही छुई मुई, सेंसिटिव प्लांट। ट्रॉपिक में कौन सा ये लिखोगे एग्जाम्पल, सनफ्लावर का लिख दो, डे डे और नाइट के रिलेशन में मूवमेंट, सनफ्लावर। और इसके लिए किसका लिखेंगे, वो सीड का लिख दो, सीड वाइल जर्मिनेशन, सीड वाइल जर्मिनेटिंग या फिर वाइल जर्मिनेशन, वो शूट एंड इसका
रूट का, शूट एंड रूट। तो ये तुम्हारे पास रहने दो रैंकिंग्स, अलग अलग सपोलेटर से तुम्हारे मूवमेंट्स की रैंकिंग, कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, ठीक है। Even in small animal bodies, there are carefully controlled directions to growth. Our arms and fingers grow in certain direction, not haphazardly. क्या बोल रहे हैं वो, कि जो अपनी जो ग्रोथ है ह्यूमंस के अंदर वो केयरफुली कंट्रोल्ड होती है। इतनी देर हम लोग क्या देख रहे थे, एक्शंस वेर बीइंग कंट्रोल्ड, अभी बोल रहे हैं कि ग्रोथ इज बीइंग कंट्रोल्ड। अच्छा ठीक है, तो वहां पे दो टाइप्स के कंट्रोल है, एक बार देख लो। पहले जो एकदम फर्स्ट पेज पे जो हमने कंट्रोल देखा था वो कौन सा कंट्रोल था, इट वाज रिलेटेड टू दी एक्शन, एक्शन के रिलेटेड ग्रोथ कंट्रोल था वो। अभी का जो देखने वाले वो कौन सा है, ग्रोथ रिलेटेड, ग्रोथ रिलेटेड कंट्रोल। जैसे कि तुमने कोई चाय का कप हाथ से उठाया, दैट इज द कंट्रोल इन रिलेशन टू एक्शन, तुम एक्शन कर रहे हो, एक्शन के रिलेटेड कंट्रोल है वो। लेकिन तुम्हारा जो ग्रोथ है बॉडी का, जैसे कि मतलब कितना बढ़ना है, जैसे कि तुम्हारा हाथ सपोज से फिंगर फिंगर की बात कर रहे हैं, फिंगर ग्रो हो रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है। वो ऐसा नहीं होता कि फिंगर सपोज आपका आपका सपोज जो सेकंड फिंगर है तो एकदम से बहुत लंबा बन रहा है, ऐसा होता है क्या? टेक्निकली इट कैन डू दैट, टेक्निकली ग्रो होने का तो ग्रो हो सकता है ना, लेकिन होता है क्या, नहीं। सो दैट मीन्स वी हैव कंट्रोल ओवर ग्रोथ ऑल्सो। अच्छा तो देखते हैं कि भाई कौन सा कैसे ग्रो हो रहा है। सो अपना कोई भी डायरेक्शन में कभी भी बढ़ता है क्या साइज, आर्म्स का या फिर फिंगर्स का? नहीं, इट डजेंट हैपन। तो इट डजेंट हैपन हैप्पैज़ार्डली, प्लान्ड रहता है वो, उसके ऊपर कंट्रोल है। सो कंट्रोल मूवमेंट्स कैन ईदर बी स्लो और फास्ट। If fast responses to stimuli are to be made, information transfer must happen very quickly. Obviously, हमारे जो मूवमेंट्स है वो स्लो भी हो सकते हैं फास्ट भी हो सकते हैं। अगर फास्ट करना है तो द इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रांसफर्ड वेरी फास्टली एंड मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली, ठीक है। तो आपका जो मूवमेंट है इट शुड बी वेरी फास्ट. Now, electrical impulses are an excellent means for this, but there are limitations to the use of electrical impulses. Firstly, they will reach only those cells that are connected to nervous tissue, not each and every cell in the animal body. ये एक नाटक देख लो। उन्होंने क्या बोला कि अपने को जो मूवमेंट की जरूरत है, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स है, वो स्लो हो सकते हैं फास्ट हो सकते हैं। कंट्रोल मूवमेंट कैन बी स्लो और फास्ट। इसके लिए सिस्टम कैसी चाहिए, फास्ट चाहिए। अगर तुमको मूवमेंट फास्ट कराना है तो ऑब्वियसली यू रिक्वायर इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसफर्ड वेरी फास्टली। अब फास्ट में आपको मदद कौन कर सकता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैन हेल्प यू इन दिस सिचुएशन सोल्यूशन, सबसे फास्ट, राइट। लेकिन उसमें एक इशू है, क्या, कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वहां तक ही पहुंच पाएंगे जहां पर आपके सेल्स न्यूरॉन से कनेक्टेड है। ऐसे भी तो हो सकते हैं कोई सेल्स एनिमल बॉडी में कि जो न्यूरॉन से कनेक्टेड नहीं है, नर्वस टिश्यू से। देयर माइट बी सम सेल्स व्हिच आर नॉट कनेक्टेड, तो वहां तो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं। फिर secondly, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. In other words, cell cannot continuously create and transmit electrical impulses. It is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells, namely chemical communication. ये एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक एरो करके लिखो, मतलब एक मेन पॉइंट लिखते हैं अपन, प्रॉब्लम्स विद एग्जाम में आपको पूछ सकता है, प्रॉब्लम्स विद इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स के इशू क्या है? पहला इशू क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स सिर्फ वहीं पहुंच सकता है जहां पर आपके सेल्स कनेक्टेड हो नर्वस टिश्यू से। कैन रीच ओनली, कैन रीच ओनली दो सेल्स, ओनली दो सेल्स, सिर्फ उन्हीं सेल के पास पहुंच सकता है कि जो कैसे हैं, नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है, दैट आर कनेक्टेड टू नर्वस टिश्यू। ये पहला इशू। दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू ये है कि ये जो सपोज लेटर से जो कम्युनिकेशन है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये जनरेट करने के बाद दूसरा इमीडिएटली जनरेट नहीं कर सकता है वो, मतलब इट रिक्वायर सम टाइम फॉर रिसेट। ओके, तो बार बार हम लोग सिग्नल को भेज नहीं सकते, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड, द सेल विल टेक टाइम फॉर रिसेट। ओके, तो वो एक अंडरलाइन कर लो उसको। सेकंड पॉइंट, सेल्स सेल्स टेक टाइम, टेक टाइम to reset before they send new electrical impulse, before they send new electrical impulse.
इससे क्या फर्क पड़ता है बाय द वे? न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगर वो बाद में भेजते भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है? देखो कैसा है, अगर इनपुट तुमको बहुत सी बार आ रहा है, देयर आर लॉट्स ऑफ इनपुट्स व्हिच आर कमिंग टू योर बॉडी, तो हो सकता है कि जब एक आधे सेल ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी तब तक इन्फॉर्मेशन चेंज हो चुकी हो, लेकिन तब तक सेल्स क्या कर रहे हैं? ब्रेक ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम लोग रिसेट कर रहे हैं, अभी तो सिग्नल भेजा, एक नया इनपुट आया है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है कि टेम्परेचर चेंज हो गया बाद में एनवायरमेंट में एकदम से, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी नहीं फिर, क्योंकि सेल्स क्या कर रहे हैं? खुद को रिसेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स अभी भेजा था। तो हेंस ड्यूरिंग सच टाइम सोल्यूशन क्या है फिर? केमिकल कम्युनिकेशन। ओके, तो सोल्यूशन क्या है फिर इस चीज का? इसको इरेज कर लेते हैं। इसको बॉक्स बनाते हैं और इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन इज सिंपल, केमिकल कम्युनिकेशन लिखो। केमिकल कम्युनिकेशन इज द अनदर सॉल्यूशन which can solve these problems, both the problems। एक तो रिसेट का प्रॉब्लम है, दूसरा वो हर एक सेल टिश्यू नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड नहीं है उसका। केमिकल कम्युनिकेशन ब्रैकेट में लिखो, अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, मतलब हमारे इसमें दो कम्युनिकेशन कौन से होते हैं? वन इज केमिकल कम्युनिकेशन और दूसरा इज नर्वस टिश्यू के रिलेटेड, मतलब थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। अंडरलाइन कर लो उसको। चलिए, सो लेट मी आस्क फ्रॉम दिस। Okay, so chemical communication is being used to solve these two issues. If instead of generating an electrical impulse, stimulated cells release a chemical compound, this compound would diffuse all around the original cell. If other cells around these around have the means to detect this compound using special molecules on their surface, they would be able to recognize information and even transmit it. This will be slower, of course, but it can be potentially reach all cells of the body regardless of nervous connection, and it can be done steadily and let's say persistently. These compounds or hormones used by multicellular organism for control and coordination show a great deal of diversity, as we would expect. Different plant hormones help to coordinate together development and responses to the environment. They are synthesized at places away from where they act and simply diffuse to the area of action. एकदम स्लोली समझा देता हूं कि ये क्या बोल रहा है। देखो, द फर्स्ट थिंग दे आर सेइंग इज कि ये केमिकल कम्युनिकेशन बोल रहे हैं हम लोग। अब केमिकल कम्युनिकेशन अगर करना है इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से, उसके रीजन पता है तुमको, हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं केमिकल कम्युनिकेशन? बिकॉज देयर आर सर्टेन इश्यूज विद इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब केमिकल कम्युनिकेशन मतलब इसमें कोई केमिकल तैयार करते होंगे, राइट? उस केमिकल का नाम क्या है? दैट केमिकल इज कॉल्ड एज हार्मोन। क्या बोलते हैं उसको? हार्मोन बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली दीज कंपाउंड्स आर नथिंग बट बेसिकली कॉल्ड एज हार्मोन्स। ठीक है, तो these chemicals are nothing but called as hormones। जो केमिकल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आर दे स्लो और फास्ट? दे आर स्लो। हॉर्मोन्स कैसे हैं? स्लो है। किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, वर्सेस किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कंपैरिजन में। फिर काय को यूज करते? बोला ना मैंने, इलेक्ट्रिकल इंपल्स हर सेल को कनेक्ट नहीं रहता है, इसलिए हार्मोन्स को यूज करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, इसको तैयार कैसे करते और यूज कैसे करते? तो द लॉजिक इज सिंपल। अपने सेल्स कैसे बॉडी के अंदर कंटिन्यूस बॉडी है अपनी, तो इसमें कैसा होता है, एक पर्टिकुलर सेल हार्मोन को जनरेट करेगा, हार्मोन को तैयार करेगा, और फिर दूसरा सेल क्या करेगा? उसको डिटेक्ट करेगा। मतलब इन स्मॉल सेंस, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। मान लो ये सेल है, ठीक है, इसने वो हार्मोन तैयार कर दिया, हार्मोन तैयार कर दिया और वो रिलीज कर दिया। उसके अराउंड वो हार्मोन तैयार हो चुका है और वो रिलीज हो चुका है। अब इसके आजू बाजू के जो ये है सेल्स हैं, उसके आजू बाजू के जो सेल्स हैं, ये उस चीज को डिटेक्ट कर लेते हैं। किसको? ये हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं। उनके पास मैकेनिज्म होता है थ्रू विच दे कैन डिटेक्ट दिस। ओके, तो ये चीज डिटेक्ट होती है। ये जैसे डिटेक्ट होते हैं, इन सेल्स के पास ट्रांसमिशन की भी फैसिलिटी होती है। मतलब दे नॉट जस्ट डिटेक्ट, सिर्फ डिटेक्ट नहीं करते, उस चीज को ट्रांसमिट भी करते हैं।
बाजू वाले सेल्स क्या करते हैं, उस चीज को डिटेक्ट करते हैं, हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं, केमिकल को, और फिर उसको ट्रांसमिट भी करते हैं। मतलब एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, एंड इट विल गो ऑन थ्रू द होल बॉडी। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो केमिकल तैयार हुआ था, क्या वो एक ही जगह पे तैयार हुआ था? हाँ, एक ही जगह पे तैयार हुआ था, जिसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं। एक जगह पे तैयार होता है और हर जगह पे ट्रांसमिट होता है। मतलब बेसिकली इट इज जस्ट प्रोपगेटिंग, एक ही जगह से दूसरी जगह पे जाता है। मतलब जगह तैयार होने वाली जगह एक, और ट्रांसमिट होने वाली पूरी बॉडी। तो इन दिस सेंस आवर थिंग इज बीइंग ट्रांसमिटेड। सो वही चीज वो बोल रहे हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस, सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट। मतलब जहां पे उसको काम करना है, मे बी सपोज मान लो पेट पे काम करना है, सपोज कोई हार्मोन है कि जिसको पेट पे काम करना है, वो तैयार किसी और जगह पे हो रहा है, लेकिन एक्ट किधर कर रहा है? पेट पे एक्ट कर रहा है, एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। वहां तक कैसे होता है? सिर्फ डिफ्यूजन के जरिए पहुंच जाता है, इधर थ्रू द सपोज अ स्पेशलाइज्ड ट्यूब, एक तो ब्लड थ्रू, नहीं तो ट्यूब थ्रू, नहीं तो डिफ्यूजन थ्रू। देयर आर डिफरेंट वेज द हार्मोन कैन, लेट्स से, एक जगह पे जा सकता है, लेकिन तुम इतना दिमाग में रख लो कि हार्मोन किसी और जगह तैयार होता है, एक्ट किसी और जगह करता है। ठीक है, दिस इज मेन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो लेट मी रिवाइज इट फॉर यू। केमिकल कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरत है? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स किधर तैयार होते हैं? किसी किसी सेपरेट जगह पे। वहां से दूसरे मॉलिक्यूल्स तक कैसे पहुंचते हैं? किसी दूसरे सेल्स की तरफ, with the help of detection and transmission. And this is how this it's working. And by the way, whether it is slow or fast in comparison to electrical impulses, it's very much slow. तो फिर भी क्यों यूज करता है? बिकॉज कनेक्शन नहीं है हर एक सेल का नर्वस टिश्यू से, एंड रिसेट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो लेट अस सी इसमें से कितना समझ में आया। Okay. So let us talk about some of the hormones which of the plants, plants के हार्मोन। अभी एक चीज सबसे पहला, प्लांट के जो हार्मोन्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे वो। मतलब उसके अंदर समझाने जैसा कुछ है नहीं। हार्मोन है, एक तो आपके बुक में ये होगा कि वो हार्मोन करता क्या है। हार्मोन दोनों के अंदर है, प्लांट्स के ऑल्सो, एनिमल्स ऑल्सो, मतलब ह्यूमंस ऑल्सो। इन दी एग्जाम हार्मोन के ऊपर आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक, कि वो तैयार किधर होता है, राइट। दूसरा, आपको ये पूछ सकते हैं उसका काम क्या है। अपने बुक में जितना दिए वाला है उतना ही आपको पूछेंगे। अगर कोई ऐसा हार्मोन है कि जिसका लोकेशन आपको दिया नहीं है, सिर्फ फंक्शन है, तो सिर्फ फंक्शन पूछा जाएगा। अगर किसी का लोकेशन है, फंक्शन नहीं दिया है, फंक्शन मेनली दिया हुआ है सबका, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो दैट वोंट बी आस्क्ड। बट इन द एग्जाम हार्मोन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब एक तो प्लांट का आएगा, नहीं तो ह्यूमन का आएगा। मोस्टली ह्यूमन का आता है, लेकिन ठीक है प्लांट की भी करके जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लांट का आ जाए और तुमको आ नहीं रहा। So let us see the list. We have when growing plants detect light, a hormone called auxin synthesized at the shoot tip helps the cells to grow longer. Okay, पहला हार्मोन आ गया रे भाई, लिस्ट ले लो। चलो, एक एक बनाना है और उसका नाम लिखना है, उसका फंक्शन लिखना है, सब कुछ। पहला कौन है? ऑक्सिन। ओके, ऑक्सिन कहाँ बनता है ये? शूट टिप पे। किधर बनता है? शूट टिप। शूट टिप बोले तो जहां पे ग्रो हो रहा है, आपका जो ग्रोइंग पार्ट है ना, लीफ का या फिर स्टेम का, व्हाटएवर द ग्रोइंग पार्ट है, वहां पे ये ऑक्सीजन बनता है। अच्छा, काम क्या है इसका? शूट टिप, चलो ठीक है, शूट टिप पे मिलता है। काम क्या है? ये तब तैयार होता है जब लाइट को डिटेक्ट करता है। लाइट को जब डिटेक्ट करता है तब ये सपोज शूट टिप पे बनता है। ओके, क्रिएटेड, क्रिएटेड व्हेन, या फिर क्रिएटेड ड्यूरिंग डिटेक्शन ऑफ लाइट। क्रिएटेड आफ्टर, नहीं तो आफ्टर लिखो, आफ्टर डिटेक्शन ऑफ लाइट। ओके, किस चीज में मदद करता है ये? हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। ओके, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं? एक ट्रॉपिज्म हमने देखा था इस प्रकार का, फोटोट्रॉपिज्म, राइट। मतलब जब हम बात कर रहे थे कि फोटोट्रॉपिज्म रहता है, कोई कोई ग्रोथ होती है लाइट के रिलेटेड, मतलब उसके लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल था। मतलब बेसिकली हमने जो देखा ना, फोटोट्रॉपिज्म, जब लाइट की तरफ प्लांट ग्रो होता है, तो कौन मदद करता है वहां पे? कौन सा हार्मोन रहता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द वन व्हिच हेल्प्स इन दैट केस। So when the light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses towards the shady side of the shoot.
This is the concentration of oxygen stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from the light. Thus the plant appears to bend, let's say, towards light. ये एक important है, ये इसको समझ के लेते हैं क्या बोल रहे हैं. See, the concentration of oxygen stimulates the cells to, कहां पे जा रहा है ये पूरा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन diffuses towards the shady side of the shoot. ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं डायग्राम निकालता हूँ, बाद में मिटा देता हूँ मैं, तुम मत निकालो, तुम्हारा बुक गंदा मत करो. ओके, तो मान लो ये सन है और ये नीचे एक प्लांट है, ये प्लांट है. अब प्लांट का ये साइड कौन सा हो गया? शेडी साइड. शेडी मतलब जहां पे छांव है. ओके, तो जहां से छांव है वहां की तरफ क्या हो जाता है? ऑक्सीजन चला जाता है. ओके, तो ये ऑक्सीजन पकड़ लो, ये ऑक्सीजन पकड़ लो. ठीक है, ऑक्सीजन हो गया. नो, इधर जब ऑक्सीजन ग्रो होता है, अब तुम मुझे बताओ, अगर कोई प्लांट है सपोज, ठीक है, और इधर से वजन बढ़ रहा है, किधर झुकेगा वो? सपोज इस तरफ से ग्रोथ हो रहा है, तो किस तरफ झुकेगा? राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ? इधर से ग्रो हो रहा है पूरा, इट्स गेटिंग ग्रोन, सपोज लेट्स से इस तरफ से ग्रो हो रहा है, राइट की तरफ झुकेगा. यहां से पूरा अगर ग्रो हो गया तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, इधर का पार्ट तो स्टंटेड है, यहां से ग्रो हो रहा है, एंड व्हाट इज हैपनिंग इज इधर झुक रहा है, ऐसा लगता है. मतलब ग्रोथ की तरफ जहां पे भी लाइट आ रही है उसके रिवर्स साइड से ऑक्सीजन का ग्रोथ होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज वजन से आगे बढ़ता है वो लाइट की तरफ. तो इट अपीयर्स एज इफ वो लाइट की तरफ झुक रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. ग्रोथ किधर हो रही है? पीछे हो रही है ऑक्सीजन की, जहां पे सेल्स बढ़ रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ने की वजह से आगे झुकता है वो, और आगे झुकने की वजह से ऐसा लगता है कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लाइट. तो इट डजंट एक्चुअली गो टुवर्ड्स द लाइट, इट्स जस्ट वजन है वो. The concentration of oxygen stimulates the cells to grow longer side of the shoot, which is away from the light. Thus, the plant appears bent towards the light. तो वजन से झुक जाता है, ये वाला पॉइंट. तो वो जो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो एक बार ठीक से समझ के लियो, क्योंकि वही चीज बच्चों को कंफ्यूज करती है. सो ऑक्सीजन इज डन. लेट अस टॉक अबाउट द डिटेल्स नाउ. एक दूसरा हार्मोन देखते हैं. ये तो हमारा सिर्फ पहला हो गया, ऑक्सीजन की जो ग्रोथ में मदद करता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट जिब्रेलिन्स. जिब्रेलिन्स ये जनरली नाम सुने वाला रहता है बच्चों ने, लेकिन मुझे नहीं पता तुमने सुना है कि नहीं जिब्रेलिन्स के बारे में. सो अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन आर जिब्रेलिन्स व्हिच लाइक ऑक्सीजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम. ओके, तो ये किधर थे फिर? ऑक्सीजन किधर थे? ऑक्सीजन टिप पे थे, टिप पे. और स्टेम का ग्रोथ कौन करवाता है? जिब्रेलिन्स करवाता है. अच्छा ठीक है, फिर तो अच्छा ही है. दूसरा नंबर लिखो. सेकंड नंबर पे कौन है? जिब्रेलिन्स. ओके, जिब्रेलिन्स किसके जैसे है ये? ऑक्सीजन के जैसे. ऑक्सीजन के जैसे मतलब ग्रोथ रिलेटेड. ऑक्सीजन के जैसे मतलब क्या? ग्रोथ रिलेटेड. अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन लाइक ग्रोथ रिलेटेड. लेकिन फर्क है कि किधर का ग्रोथ करवा रहा है? ग्रोथ रिलेटेड. अच्छा, किधर की ग्रोथ करवा रहा है? स्टेम की. तो फिर ऑक्सीजन किधर की करवा रहा है? टिप की. ऑक्सीजन टिप की कर रहा है, मतलब एंड पार्ट्स की. ये स्टेम की करवा रहा है, स्टेम वाले जिब्रेलिन्स वाले. अब साइटोकिनिन्स ले लो. Cytokinins is the next hormone. Cytokinins promote cell division, and it is the natural that, let's say then, that they are present in greater concentration in areas of rapid cell division such as fruits and seeds. ले लो थर्ड वाला, साइटोकिनिन. साइटोकिनिन ये भी तो वैसे ही लग रहा है, ग्रोथ हार्मोन ही लग रहा है. ग्रोथ हार्मोन ही है, लेकिन कैसा है, किसके अंदर रहता है? इसके अंदर इसका मेन फीचर क्या है? रैपिड सेल डिवीजन है इसके पास. रैपिड सेल डिवीजन. रैपिड सेल डिवीजन की किसकी जरूरत पड़ गई? वो उन लोगों को जरूरत पड़ती है जिसका ग्रोथ कुछ ज्यादा ही करवाना है, कुछ इंपॉर्टेंट है. तो रैपिड सेल डिवीजन किसमें मिल जाता है हमको? फ्रूट्स एंड सीड्स में. ओके, तो साइटोकिनिन्स विल हेल्प यू इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स का ग्रोथ में. तो एग्जाम में आपको वही पूछेंगे ये चीज. ऑक्सीजन का काम क्या है? जिब्रेलिन का काम क्या है? साइटोकिनिन का काम क्या है? एंड लास्ट वाला एब्सिसिक एसिड. तो चलो देखते हैं. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट हार्मोन्स दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ. हमने 3 ग्रोथ वाले देखे. कौन से? ऑक्सीजन किसकी ग्रोथ करता है? टिप की. जिब्रेलिन किसकी ग्रोथ करता है? स्टेम की. साइटोकिनिन, साइटोकिनिन का मेन स्पेशलिटी क्या है? रैपिड सेल डिवीजन, वो फ्रूट्स एंड सीड्स में. एंड एक चौथा बच जाता है जो ग्रोथ के रिलेटेड नहीं है, ग्रोथ को रुकाने के लिए है. मतलब दीज वर ग्रोथ रिलेटेड, अब ग्रोथ को स्टॉप करने वाला भी हमारे पास है.
क्या नाम है इसका? इट इज कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द हॉर्मोन्स इन प्लांट्स। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? एब्सिसिक एसिड। ओके, काम क्या है इसका? एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जांपल ऑफ हार्मोन व्हिच इनहिबिट्स ग्रोथ, ग्रोथ को रुकाता है ये, ग्रोथ को क्या करता है? रुकाता है। ओके, तो अंडरलाइन करो उसको, एब्सिसिक एसिड नाम लिखो, एब्सिसिक। कुछ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हार्मोन है ये। क्या करता है ये ग्रोथ को स्टॉप करता है। इनहिबिट मतलब क्या? स्टॉप। ओके, स्टॉप्स ग्रोथ, स्टॉप्स ग्रोथ। और इसका एग्जांपल विल्टिंग ऑफ लीव्स, अंडरलाइन करो या फिर वहां पे लिख दो एग्जांपल, विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब, अरे जब वो ऐसे वो मुरझा नहीं जाते गिरते वक्त, ओके, तो वो वहां पर एब्सिसिक एसिड काम करता है। मतलब उसका ग्रो होने के लिए देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, लेट्स से हमारे पास ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स है, देन साइटोकिनिन है, ग्रोथ अपने आप हिसाब से होता है। लेकिन प्लांट को जहां पर भी रुकाना है कोई चीज, मे बी उसको लीव्स का ग्रोथ रुकाना है, या फिर सीड का ग्रोथ रुकाना है, फ्रूट का ग्रोथ रुकाना है, तो वहां पर क्या यूज करेगा? वो एब्सिसिक एसिड यूज करेगा। सो बेसिकली वन एग्जांपल उन्होंने क्या दिया? विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग मतलब जो जो लीव्स ऐसे फोल्ड होके नीचे नहीं गिरते वो पुराने होने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज विल्टिंग, विल्टिंग बोलते हैं उसको। तो दैट हैपेंस ड्यू टू होम? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड स्टॉप्स द ग्रोथ, वो रोटेट होते हैं फिर से वो गोल गोल, एंड फिर वो नीचे गिर जाता है, दैट इज विल्टिंग, उसका विल्टिंग का एग्जांपल है। तो साइटोकिनिन्स को, सॉरी, एब्सिसिक एसिड को इतनी देर लेने का रीजन वही है, ये तीनों एक जगह है, ये अलग है, और ये एब्सिसिक एसिड सेपरेट है। एग्जाम में मोस्टली आपको एब्सिसिक एसिड के बारे में ही पूछा जाएगा। they will be least interested in auxin, gibberellin, cytokinin, but they would definitely be interested in abscisic acid. तो कितने हार्मोन हो गए? 4। सबको आपको आना चाहिए, लोकेशन क्या है, ग्रोथ किधर का है, और किसका ग्रोथ करवाते हैं, ऑल दोस थिंग्स। चलिए फिर भी पूछ लेते हैं इसमें से। प्लांट का तो देख लिए, अभी एनिमल्स का देखते हैं। एनिमल्स मतलब हमारा ही ज्यादा देखने वाले हम लोग, ह्यूमंस का। चलिए लेट अस स्टार्ट। हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स? एनिमल के अंदर कैसे करते हैं, तो चलो देखते हैं। व्हाई डू एनिमल्स, फॉर इंस्टेंस स्क्विरल्स, एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन स्केरी सिचुएशन? ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं जैसे कि स्क्विरल्स हैं, वो क्यों एक्सपीरियंस करते हैं जब स्केरी सिचुएशन होती है, मतलब उनको कुछ डर लगता है, तो वो जो एक्सपीरियंस करते हैं वो क्यों एक्सपीरियंस करते हैं, वो फीलिंग क्यों आता है, वो इमोशन क्यों आता है कि हाँ हम लोग डरे हुए हैं, तो उसकी भी बारे में बात करने वाले। देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर फाइटिंग और रनिंग अवे, ये तो बराबर है। अगर वो डर गए हैं तो एक तो भागने के लिए तैयार चाहिए वो, या फाइटिंग या फिर रनिंग, एक तो भागने के लिए नहीं तो फाइट करने के लिए। तो ये दो चीजें रहती है। अब जैसे कि मान लो तुम हो, तुमको शेर दिख गया सामने, अब तुम्हारे पास, तुम डर गए, वो डरे क्यों, उसका रीजन हमको आगे जाके देखना है। सेकंड पॉइंट, अब तुम्हारे बॉडी को तैयार भी करना पड़ेगा ना, एक तो शेर को झगड़ने के लिए, राइट, मतलब शेर को तुम मारोगे या फिर शेर से भागोगे। शेर से भागना मतलब दोनों चीजें, तुम्हारी बॉडी रेडी चाहिए ना उसके लिए। तो बॉडी कैसे रेडी करती है फिर खुद को? हॉर्मोन्स के जरिए, हार्मोन रिलीज किए जाता है। चलो ठीक है, देखते हैं कि हाउ द बॉडी डील्स। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज दैट विल यूज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल्ड वेज। तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा लगने वाली है, वो भी कंट्रोल वे से यूज करना पड़ेगा। मेनी डिफरेंट टिश्यू टाइप्स विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड टुगेदर इन द एक्शन. However, the two alternative activities, fighting or running, are also quite different. So here is a situation in which some common preparations can be usefully made in the body. These preparations should ideally make it easier to do either activity in the near future. How would this be achieved? Okay, ठीक है। तो मेन यहाँ पर हमने उस पैराग्राफ में क्या देखा है पूरा, कि हमने देखा है कि सिचुएशन अकॉर्डिंग हमको, सपोज वी नीड टू प्रिपेयर अवर बॉडी, राइट, फॉर फाइटिंग और रनिंग, मे बी फॉर फाइटिंग, एग्जाम्पल ले रहे हैं सर, फाइटिंग और रनिंग के लिए वी नीड टू प्रिपेयर बॉडी, नीड टू प्रिपेयर अवर बॉडी। प्रिपेयर बोले तो क्या, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? बोले तो अब भागने का होगा तुमको पैर यूज करना पड़ेगा ना, हाँ, तो तुम्हारे पैर में अगर जान ही नहीं है तो मतलब क्या है फिर? और ज्यादातर एनर्जी किधर ट्रांसमिट करनी पड़ेगी? पैरों को, सो दैट तुम भाग सको अपने छोटे छोटे दो पैरों पे भर भर शेर को देख के। तो वैसा है वो, इट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड। तो हम लोग देखेंगे अभी फिर कैसा कैसा प्रिपरेशन कर सकते हैं। So if the body design in the squirrel relied only on electrical impulses via nerve cells, the range of tissues instructed to prepare from the upcoming activity would be limited. क्या ये बराबर है?
अगर वो स्क्विरल की बात कर रहे हैं हम लोग, वो डरा हुआ जो ये है स्क्विरल है, तो उसके अंदर अगर सिर्फ मैसेज हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू भेज रहे हैं तो इट वुड बी लिमिटेड, हम उसकी बॉडी पूरी तैयार नहीं होगी। इसके लिए रीजन दे सकते हो इन द चैट सेक्शन कि स्क्विरल के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यूज करने के बाद लिमिटेड टिश्यूज क्यों तैयार हैं, व्हाई नॉट कंप्लीट बॉडी, व्हाट इज द रीजन? ये पढ़ा है अभी पिछले पैराग्राफ में, बताओ एक बार। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से पूरी बॉडी तैयार क्यों नहीं हुई? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? पूरी बॉडी तैयार होनी चाहिए थी ना, सिर्फ छोट कम इतू से टिश्यूज क्यों तैयार हो गए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से? हाँ, बिकॉज हर एक सेल कनेक्टेड नहीं है न्यूरॉन से, हर एक सेल न्यूरॉन से कनेक्टेड नहीं है, करेक्ट? ओके, सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विल डू, लेकिन प्रॉब्लम है कि नॉट एवरी सेल, नॉट एवरी सेल इज कनेक्टेड टू द न्यूरॉन। ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एरो करके लिखते हैं। ओके, लिमिटेड प्रिपरेशन ऐसा लिखो, लिमिटेड प्रिपरेशन, और उसका रीजन लिखो, नॉट ऑल सेल्स कनेक्टेड टू न्यूरॉन, नॉट ऑल सेल्स connected to neuron. Okay. तो पहला प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ने तुमने पूरे बॉडी में मैसेज भेजा स्क्विरल के, लेकिन इशू क्या हो गया, पूरे सेल्स को कनेक्ट नहीं हो पाया वो, और उसके अंदर लिमिटेड प्रिपरेशन है बॉडी की, और बॉडी की फुल प्रिपरेशन चाहिए। अब उसके लिए वो क्या करेगा, if a chemical signal were to be sent as well, it would reach all the cells of the body and provide the wide ranging changes required needed. This is done in many animals including humans using a hormone called adrenaline. Okay, तो इसको अंडरलाइन कर लो, adrenaline. Okay, adrenaline is one of the hormone which is nothing but secreted by adrenal glands. Okay, तो ये क्या है, ये ऐसे सिचुएशन में, मतलब डर के सिचुएशन में या फिर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के बीच में एड्रेनलिन लेट्स से रिलीज किया जाता है इन योर बॉडी सो दैट आपका केमिकल सिग्नल पहुंच सके। तो द प्रॉब्लम वी हैव सॉल्व्ड, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स से किया, दूसरा किससे किया, केमिकल कम्युनिकेशन, केमिकल कम्युनिकेशन। किसको भेजा तुमने, हार्मोन को, राइट? एंड कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन। ये मूवी के अंदर तुमने सुना होगा नाम, सपोज लेट्स इफ यू आर सीन सम मूवीज, हिंदी डब्ड मूवीज या फिर व्हाटएवर, तो वो बोल रहे होंगे कि देखो मैंने फाइटिंग इसलिए किया बिकॉज मेरा हार्मोन सपोज रिलीज हो रहा था, एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन इज सम काइंड ऑफ हार्मोन की जो काफी मूवीज के अंदर जिक्र किया जाता है इसके बारे में। सो दिस इज इट इज रिलीज्ड इन मे बी सम टफ सिचुएशंस, जैसे कि आप फाइट कर रहे हो या फिर भाग रहे हो ऐसी सिचुएशन में, तो ड्यूरिंग सच सिचुएशन दिस इज रिलीज्ड। तो आगे का बाद में देखते हैं, लेकिन पहले ये स्क्विरल का समझ में आया क्या, देखते हैं। प्लांट के पास 4 हार्मोन देखे हमने, अभी एक नया हार्मोन का नाम आया है, वो भी ह्यूमन बॉडी में, और उसका नाम क्या है, एड्रेनलिन। ओके, तो एड्रेनलिन इस सीक्रेट, लेट्स से किसने सीक्रेट किया है, एड्रिनल ग्लैंड्स ने। अच्छा ठीक है, उसका लोकेशन हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए ध्यान में रखो कि कौन छोड़ता है उसको, एड्रिनल ग्लैंड्स। इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहाँ छोड़ा जाता है इसको, ब्लड में, मतलब डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देते। तो तुमको तो पता है फिर ब्लड तो पूरे बॉडी में फैलता है। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फिर कि एड्रिनल एड्रेनलिन जो भी है, तो इट इज रिलीज बाय एड्रिनल ग्लैंड, ब्लड में डायरेक्टली छोड़ा जाता है, और ब्लड तो पूरे बॉडी में कनेक्टेड है, तो पूरे बॉडी के अंदर फैलेगा फिर वो तो। द टारगेट ऑर्गन्स ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड्स द हार्ट। एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर। देख लो भाई, इसका मेन टारगेट क्या है एड्रेनलिन का, मेन टारगेट एरिया इज हार्ट, हार्ट इज द टारगेट, मेन टारगेट वही है। क्यों, इससे क्या होगा, वो हार्ट बीट को बढ़ा देता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है। ओके, हार्ट बीट बढ़ाने से क्या होगा, देखो हार्ट बीट अगर बढ़ गया तो क्या होगा, पंपिंग ज्यादा फास्ट होगा, पंपिंग ज्यादा फास्ट हो गया मतलब तुम्हारा ब्लड पूरे बॉडी में बहुत जोरों से फैल रहा है, मतलब ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, मतलब तुम सोचने की कैपेसिटी और हर एक चीज की कैपेसिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रनिंग की कैपेसिटी बोलो, फाइट करने की कैपेसिटी बोलो, कुछ भी बोलो, दैट विल इंक्रीज बिकॉज योर हार्ट बीट्स हैव इंक्रीज्ड। ओके, एंड दैट हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ होम, एड्रेनलिन।
क्योंकि तुम अपने ब्रेन से तो कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? हार्ट को, कि हार्ट को तुम ऐसा कर सकते क्या, देख भाई अभी सामने बहुत खतरा है, अपने को भागने का है, तो अभी ना तू बीट कितना कर रहा है, मान लो तू 72 कर रहा है फिलहाल, 100 पे चला जा थोड़ी देर के लिए, फिर अपन थोड़ी देर के बाद उसको वापस कम करेंगे। तो ऐसा है क्या अपने हाथ में? नहीं, राइट? तो हम क्या करते हैं, हार्मोन के जरिए हमारे हार्ट बीट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। The target organs or the specific tissues on which it acts includes the heart, हार्ट के ऊपर। As a result, the heart beats faster, resulting in supply of more oxygen to our muscle. मसल को और ऑक्सीजन मिलता है, कैसे? ब्लड से। Okay, the blood to the digestive system and skin is reduced due to the concentration of muscles around small arteries in these organs. अब ये क्या नाटक है? देखो कैसा है ना, ऐसे सिचुएशन में तुम्हारी बॉडी प्रायोरिटाइज करती है, जैसे कि ब्लड तो सबको चाहिए, ब्लड तुम्हारे ब्रेन को चाहिए, ब्लड तुम्हारे पेट को चाहिए, ब्रेन ब्लड तुम्हारे हर चीज को चाहिए, राइट? बॉडी के अंदर। तो अपना बॉडी क्या करता है, कुछ जनों का ब्लड लेट से रुका देता है, जैसे कि कौन, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर स्किन, इन लोगों का ब्लड रुका देता है। वो क्यों? क्योंकि ब्लड की जरूरत अभी किसके पास है, मसल सेल के पास। अगर तुमने कोई चीज देखी, शेर को देखा और तुमको भागना है, तो तुम्हारे को भागने के लिए क्या चाहिए, मसल। मसल को इतने फास्ट भगाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन किधर है, ब्लड में। मतलब यू रिक्वायर लॉट ऑफ ब्लड ओनली टू मसल्स, तुम दूसरी जगह पे ब्लड को भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका बॉडी क्या करता है, ब्लड रुका देता है। किधर का, मतलब बेसिकली इट इज रिड्यूस्ड। पूरा रुका मतलब पूरा जीरो नहीं करता है, रिड्यूस करता है। किधर का, तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर स्किन का। कैसे कर लेता है ये, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन्स। तो वो जो आर्टरीज हैं वहां पर जो खून लेकर जा रही है हार्ट की तरफ से वहां, तो आर्टरीज को क्या कर देता है, वो बंद कर देता है। मतलब बेसिकली लाइक उसको दबा देता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज। मतलब ये तुम्हारे आर्टरीज है, मान लो ये आर्टरीज हैं, किधर के, आपके स्टमक की तरफ खून लेकर जा रहे हैं। इसको क्या करता है, इसके अराउंड मसल रहता है, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ये ऐसा मसल है उसके आजू बाजू में, ये आर्टरीज के, ये क्या करते हैं, दोनों तरफ से दबा देते हैं इसको, दोनों तरफ से दबा देते हैं। आर्टरी बंद, ब्लड बंद। मतलब आपके पेट का तरफ का ब्लड बंद, अब ब्लड किधर जाएगा ज्यादातर, मसल की तरफ। हो गया, दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन। Now this diverts the blood to our skeletal muscles. किधर जा रहा है पूरा खून, अभी skeletal muscles के पास। The breathing rate also increases because of the contraction of the diaphragm and the rib muscles. Okay, तो आपका breathing भी fast हो जाता है, क्यों? Because of the contraction of diaphragm. तो diaphragm का suppose से contraction होता है rib muscles की वजह से and all, आपका oxygen breathing rate भी काफी बढ़ जाता है। So all these responses together enable the animal body to be ready to deal with the situation. मतलब भागने के लिए या फिर fight करने के लिए। Such animal hormones are part of endocrine system, which constitutes a second way of control and coordination in our body. Okay, तो ये एक सेकंड वे है इन कंट्रोलिंग योर बॉडी विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए खाली अंडरलाइन करके रखो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम, लेकिन फिलहाल उसको खाली अंडरलाइन करके लो, एंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्सोक्राइन, तो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो कि हमारे पास ये मैकेनिज्म हो रहा है बॉडी के अंदर। तो क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा हार्मोन है, एड्रेनल। तुमको सेकंड पॉइंट पता होना चाहिए इसका डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है। डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है, डायरेक्ट ब्लड में छोड़ते हैं। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए मेन टारगेट एरिया कौन है, हार्ट है। हार्ट को क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हार्ट के पास ब्लड सप्लाई कितना करना है उसके पास है, तो हार्ट बीट बढ़ा के हम लोग ब्लड को बढ़ा देते हैं। और एक कैसे करते हैं ब्लड को बढ़ाते हैं, बाय स्टॉपिंग द ब्लड ऑफ दोज ऑर्गन्स या फिर दोज बॉडी पार्ट्स विच डू नॉट नीड इट, मतलब प्रायोरिटी नहीं है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर स्किन। और आप उस खून को कैसे रुकाते हो, जो भी आर्टरीज खून लेकर जा रही हैं उनको दबा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं मसल्स जो उनके अराउंड है, और फिर उससे क्या हो जाता है, खून जाता नहीं है पेट की तरफ, और वो सब खून किधर जाता है, स्केलेटल मसल्स के पास, और फिर तुमको भागने में मदद होती है। इन द सेम टाइम आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम एंड रिब मसल्स की वजह से, एंड एवरीथिंग इज सेट, देन तुम भागने के लिए तैयार हो फिर। सो ये सिचुएशन है, लेकिन पूछते हैं डिटेल में है, बाकी का देखते हैं अभी। रिमेंबर दैट प्लांट हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। हाउ, क्या ऐसा कुछ रहता क्या? हाँ रहता ना, ट्रॉपिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए है ना डायरेक्शनल मूवमेंट, हार्मोन्स है उनके पास। व्हाट फंक्शंस डू एनिमल हार्मोन्स परफॉर्म? ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट वी कैनॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ। Okay, we have never seen an animal growing more in one direction or the other depending on light or gravity. ऐसा होता है क्या कभी? देखो, उनके पास एक हार्मोन था ऑक्सिन नाम का, किसके पास, प्लांट के पास, करेक्ट, कि जो एक पर्टिकुलर
बाहर के इनपुट की वजह से ग्रो हो रहा था, मतलब पानी की तरफ ग्रोथ या फिर लाइट की तरफ ग्रोथ, ऐसा हो रहा था प्लांट में। अपने पास ऐसा होता है क्या कभी कि तुम्हारा लाइट की तरफ सिर ज्यादा ग्रो हो रहा है, या फिर मतलब ग्राउंड की तरफ तुम्हारा पैर बहुत बढ़ रहा है, या फिर साइज बहुत बढ़ रही है, ऐसा कभी होता है क्या? इट डजंट हैपन लाइक दिस, राइट? मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा ग्रोथ नहीं होता। मतलब देर इज नो हार्मोन विच इज रिलेटेड टू दिस, अपने बॉडी में नहीं है वैसा डायरेक्शन रिलेटेड हार्मोन। डायरेक्शन रिलेटेड हार्मोन किसके पास है? सिर्फ प्लांट्स के पास है। We have never seen like this. But if we think about a bit more, it will become evident that even in animal bodies, growth happens in carefully controlled places. हाँ, ये बराबर है, कंट्रोल्ड ही होता है, क्योंकि तुम्हारा हाथ एकदम से बढ़ता नहीं है या फिर सिर बहुत ही बड़ा नहीं होता, कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। तो प्लांट्स विल ग्रो लीव्स इन मेनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी, फॉर एग्जांपल, बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आवर फेसेस। ये एक अजीबोगरीब ये कंपेयर कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि प्लांट के अंदर ग्रोथ किधर भी होती है, जैसे कि लीव्स वो हर बॉडी पार्ट पे उगाता है, अपने इस पे ऐसा होता है क्या? अपने फिंगर सिर्फ हैंड पे रहते, अपने मुंह के ऊपर फिंगर्स उगते हैं क्या? नहीं। वो खाली कंपैरिजन बता रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्रोथ कंट्रोल्ड है, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। द डिजाइन ऑफ द बॉडी इज केयरफुली मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा ठीक है ना, मतलब पूरे पैराग्राफ में खाली वो एक ही पॉइंट बता रहे हैं कि ग्रोथ इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड। हाँ, तो एक ही लाइन लिखने की ना फिर, ग्रोथ इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड। ओके, ये तो हमको ऑलरेडी पता है ना, लेकिन नया बात क्या है इसमें? ओके, so this is what is happening between that case. Details देखना है. We'll be going with the next point, and that is going to be about how does the nervous tissue cause action. Action कैसे होता है उससे, तो हमको वो देखना है. चलो लेट अस स्टार्ट. तो इतनी देर हमने देखा कि प्रोटेक्शन वगैरह कैसा है. तो ब्रेन का प्रोटेक्शन कौन कर लेता है? स्कल प्रोटेक्ट करता है आपका बोनी बॉक्स, और उसके अंदर भी क्या है, एक फ्लूइड है कि जो आपके किसको बचाता है, बेसिकली ब्रेन को शॉक अब्जॉर्प्शन से बचाता है. एंड वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली बैकबोन किसका प्रोटेक्शन करता है? स्पाइनल कॉर्ड का. तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए वो ये है, बैकबोन है आपका, वर्टिब्रल कॉलम जिसको बोलते हैं. एंड आपके ब्रेन के लिए कौन कौन है? द बोनी बॉक्स एंड द फ्लूइड विच इज अराउंड योर ब्रेन. तो ये प्रोटेक्शन देता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन. एक्शन कैसी होती है इससे, तो चलो देखते हैं. सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू and how it collects information, sends it around the body, processes information, makes decision based on information and conveys decision to muscles for action. तो इतनी देर हमने क्या देखा कि नर्वस टिश्यू बेसिकली कैसे सिग्नल को पकड़ता है, कैसे अंदर ट्रांसफर करता है, कैसे ब्रेन को देता है, ब्रेन कैसे उसका डिसीजन देता है, और डिसीजन लेने के बाद वो मैसेज न्यूरॉन्स कैसे हमारे मसल सेल तक पहुंचाते हैं, हमने वो देखा अभी तक. In other words, when the action or movement is to be performed, muscle tissues will do the final job. ये तो बराबर है, हमने देखा हुआ है कि मसल टिश्यू फाइनल जॉब करते हैं मूवमेंट का. हाउ डू एनिमल लेट्स से मसल्स मूव, ये मूव कैसे होते हैं? मेन पॉइंट वही है कि आपका फाइनल इफेक्ट कौन देने वाला है. आपने सेंसरी ऑर्गन से कुछ लिया, जैसे कि मान लो वो बिल्ली वाला पार्ट, या फिर इवन सपोज लेट्स से हमारा ले लो. इफ यू आर टचिंग समथिंग, कुछ चीज अगर हमने टच की, जैसे कि गर्म चीज को हम लोग जब से टच कर रहे हैं ना, पिछले टॉपिक से, तो उसमें जो हाथ हम लोग पीछे लेते हैं, वी जस्ट वांट टू नो कि वो मसल को हम लोग कैसे मूव करते हैं. हमने इतनी देर क्या देखा कि सिर्फ मूवमेंट कैसी होती है या फिर पाथवे कैसे है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि वो जो मसल था, जो हाथ हमने पीछे खींचा, वो मसल के जरिए था. मसल के अंदर होता क्या एग्जैक्टली, दैट वी वांट टू नो इन दिस पैराग्राफ. सो लेट अस सी कि मसल मूव कैसे होता है फिर. सो व्हेन अ नर्व इंपल्स रीचेस द मसल, ये कब की बात कर रहे हैं? डिसीजन के बाद. ये जो पॉइंट है ना, ये डिसीजन के बाद है. मतलब आपने गर्म चीज को हाथ लगाया, वो मैसेज ब्रेन तक गया, ब्रेन ने उसको कुछ सोचा कि हाथ पीछे लेना है कि आगे रखना है, कि उसको लगाना है कि नहीं, फिर से वो डिसीजन लिया, और वो डिसीजन किसको दिया? मसल्स को. तो अब उसके आगे की कहानी हम लोग देख रहे हैं. द मसल फाइबर मस्ट मूव. ठीक है, ये तो ऑब्वियस है कि जब ब्रेन की तरफ सिग्नल आ गया मसल को, तो मसल ने तो मूव होना ही होना है. हाउ डज अ मसल सेल मूव, लेकिन मसल सेल मूव कैसे कर पाएगा? The simplest notion of movement at the cellular level is that muscle cells will move by changing their shape so that they shorten. Okay. तो सिंपलेस्ट मोशन मतलब ये एक आइडिया क्या है कि आपके मसल कैसे मूव हो रहे हैं? बाय चेंजिंग देयर शेप्स सो दैट दे शॉर्टन. ओके, तो मूव हो रहे हैं बाय चेंजिंग द शेप. मूव
बाय चेंजिंग द शेप। देखते हैं डिटेल्स ये कैसा हो पा रहा है। मूव बाय चेंजिंग द शेप, कौन? मसल। अच्छा ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल्स चेंज देयर शेप? मेन क्या है, उन्होंने बोला मूवमेंट होती है बिकॉज ऑफ द शेप चेंज, राइट? अब मेन क्वेश्चन शेप चेंज कैसे होता है? ओके, द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। तो उसका शेप चेंज होने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? केमिस्ट्री। तो मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स दैट चेंज both their shape and their arrangement in the cell in response to nervous electrical impulses. ओके ठीक है, तो एक बार ठीक से देखते हैं। ओके, मसल क्या हो रहा है? मसल के अंदर मूवमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? शेप चेंज की वजह से। एंड शेप चेंज क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? प्रोटीन्स इन द मसल सेल्स। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज हैपनिंग ड्यू टू स्पेशल प्रोटीन्स दैट शेप चेंज देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इंपल्सेस, नर्वस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। तो वहां पे लिखना है आपको प्रोटीन शेप चेंज, प्रोटीन शेप एंड अरेंजमेंट चेंज, प्रोटीन शेप चेंज। इसकी वजह से तुम्हारे क्या हो रहा है? मसल आपका मूव हो रहा है। तो बेसिकली मसल मूव होने के लिए क्या नेसेसरी है? शेप चेंज होना। और शेप कौन चेंज कर रहा है? मसल के अंदर का प्रोटीन, विच इज अ स्पेशल प्रोटीन दैट इज चेंजिंग द शेप एंड द अरेंजमेंट। एंड ये क्यों चेंज करता है? कब चेंज करता है? चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू, चेंजेस व्हेन, चेंजेस व्हेन, क्यों, कब होता है एग्जैक्टली? व्हेन नर्वस इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपका आता है। तो चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू, changes in response to electrical impulse। बस इतना ही? हाँ है, इतना ही। ठीक है, when this happens new arrangements of these protein give the muscle cell a shorter form। ठीक है, एक शॉर्टर फॉर्म देते हैं उसको। सो रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द मसल सेल इन क्लास 9 देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल सच एज वॉलंटरी मसल्स एंड इनवॉलंटरी मसल्स। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो ये तो आपने को पता ही है। वॉलंटरी मसल मतलब कौन होंगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी एक्शंस व्हिच आवर ब्रेन कैन कंट्रोल। इनवॉलंटरी मसल मतलब कौन से होंगे? रिलेटेड टू इनवॉलंटरी एक्शंस व्हिच आवर ब्रेन कैन नॉट कंट्रोल। तो दोनों टाइप के मसल है आपके पास। तो मेन क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा इसके ऊपर? हाउ एग्जैक्टली मसल मूव होते हैं, लाइक यू नो किस प्रकार मूव होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे करता है। तो एक्शन किसके थ्रू करता है? मसल के थ्रू। मसल कैसे मूव होता? बिकॉज ऑफ द शेप चेंज। शेप चेंज कैसे होता? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन कब चेंज करता है शेप अपना? जब उसको एक पर्टिकुलर सिग्नल आता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स का। मतलब ब्रेन की तरफ से कुछ अगर सिग्नल आ गया, वो प्रोटीन शेप चेंज करते हैं। प्रोटीन शेप चेंज कर देगी, ऑटोमेटिकली मसल शेप क्या करता है? चेंज कर देता है। हो गया, इतना ही तो है। सो दैट्स द पॉइंट। इसके अंदर सपोज इफ देर इज सर्टन डाउट प्लीज डू आस्क, स्ट्रेट फॉरवर्ड है होगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। What is the difference between reflex action and walking? Please in the chat box you can write down the answer. Reflex action और walking में क्या फर्क है? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? सडन मूवमेंट है, सही है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? सडन मूवमेंट है। वॉकिंग क्या है? ये सोचा समझा डिसीजन है। इट्स नॉट अ सडन मूवमेंट, नॉट अ सडन मूवमेंट बट अ वेल थॉट प्रोसेस, वेल थॉट मूवमेंट। सोच समझ के मूवमेंट की गई है, ब्रेन ने डिसीजन दिया है। सडन मूवमेंट नहीं है, वेल थॉट प्रोसेस। व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स? साइनेप्स के अंदर क्या होता है बोलो? किसका कन्वर्जन किसमें होता है? साइनेप्स, इट्स अ गैप राइट। तो उसके अंदर किसका कन्वर्जन किसके अंदर होता है? चैट सेक्शन में लिखो। इलेक्ट्रिकल impulse to chemicals, and the gap is then suppose let's say breached because of what? Because of your chemicals, right? तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू किस में कन्वर्जन होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद वो गैप को फील कर लेता है। विच ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ये किसके पास है? पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम
कौन सा पार्ट है ब्रेन का कि जो इसको रिस्पॉन्सिबल है? पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, मतलब तुम स्ट्रेट रहते हो एंड मतलब यू डू नॉट, लेट्स से बैलेंस आपका टिल्ट नहीं होता है। सभी स्टूडेंट्स ने आंसर देना है इसका चैट बॉक्स में। सेरेबेलम, ओके ठीक है। लेट अस कंफर्म। क्या बोल रहे हैं? राइडिंग अ बाइसिकल वगैरह वगैरह, वॉलेंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग अ पोस्चर ऑफ द बॉडी। कौन? सेरेबेलम। बेलम बेलम। सेरेब्रम अलग है, सेरेबेलम, सेरेबेलम है ये, सेरेब्रम नहीं। हाउ टू डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती इंसेंस स्टिक? ओके, तो हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती? वो पूरी डायग्राम लिख लोगे, मतलब लाइक विद द हेल्प ऑफ वो स्पाइनल कॉर्ड तक कैसे जाता है, न्यूरॉन, ऑल दोस थिंग्स। हाँ, ऑल फैक्ट्री चलेगा, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स एंड पूरा पाथवे बता दोगे। स्पाइनल कॉर्ड तक जाता, फिर वो ब्रेन तक जाता, देन द ब्रेन प्रोसेसेस इट वगैरह वगैरह। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स इज फाइन, एंड यू कैन मेंशन अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, फिर वो ब्रेन तक कैसे जाता है, विच पार्ट लेट्स से फोकसेस ऑन दिस। तुमको तो पता है बाय द वे कौन से पार्ट में जाता है ये पूरी सेंसरी इंफॉर्मेशन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, पूरी सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी ऑर्गन्स वाली इंफॉर्मेशन फोर ब्रेन, सामने वाले ब्रेन में जाती है। यस, चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन में उसका रोल क्या है? टेक्निकली देयर इज नो रोल, टेक्निकली देयर इज नो रोल बिकॉज द एक्शन इज टेकन, बट द लेटर डिसीजंस के लिए इंफॉर्मेशन इज गिवन टू ब्रेन। Technically no part, but it generally takes the message, right? Collects the message so that the next actions can be taken. आगे क्या करना है वो तो पता चले, तो उसके लिए डेटा, obviously we send the messages to whom? Brain. Information stored, yes. चलिए, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स देखते हैं। प्लांट्स के अंदर का कोऑर्डिनेशन कैसा है? अभी हमने किसका देखा? ह्यूमंस का देखा, मतलब हमारा। अभी प्लांट्स का देखते हैं। एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज इन द बॉडी। एनिमल्स को कैसा रहता है? नर्वस सिस्टम होती है, करेक्ट? एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम, बट प्लांट्स हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल। प्लांट का बहुत ही चागावपन है, उसके पास ना नर्वस सिस्टम है ना मसल्स है। अब ये प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम भी नहीं है, मसल भी नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर कोऑर्डिनेशन कैसे करोगे? सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? स्टिमुलाई बोले तो तुम ऐसा समझ लो, इनपुट फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है? स्टिमुलाई, स्टिमुलाई, बच्चे पता नहीं यार, वो वर्ड के अंदर बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा। स्टिमुलाई मतलब क्या? इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल, ठीक है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट से इनपुट, इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट मतलब जैसे कि मान लो तुमने पेड़ को टच किया, किसी प्लांट को टच किया, दैट इज द स्टिमुलाई, वो स्टिमुलाई है, क्योंकि वो बाहर के एनवायरमेंट में से आया, बाहर के एनवायरमेंट में से उसको कुछ भी हुआ प्लांट को, दैट इज स्टिमुलाई। जैसे कि मान लो तेज हवा आ गई, प्लांट झुका, स्टिमुलाई। वो स्टिमुलाई इज नथिंग बट जस्ट द एक्सटर्नल इनपुट, वो कुछ भी हो सकता है। तुमने टच किया करने के बाद मे बी विंड ज्यादा हो गया, मे बी सपोज लेट अस से बारिश गिर रही है ऊपर से, व्हाटएवर, ऑल द चेंजेस इन योर एनवायरमेंट इज नथिंग बट स्टिमुलाई। तो इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ऐसा लिखो। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ छुई मुई, ठीक है? तो छुई मुई बोले तो कौन है? अरे वो रहता ना जिसको अपन हाथ लगाते तो पूरा बंद हो जाता हो, ये वाला प्लांट, ठीक है? टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं उसको। हाँ, तो टच मी नॉट बोले तो उसको हाथ लगाए तो क्या होता? ये ऐसे उसके पत्ते से कुड़ जाते, ये वाले। हाँ, तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? स्टिमुलाई का, क्योंकि तुमने हाथ लगाया, उसको स्टिमुलस मिला, उसने बंद कर दिया। When we touch the leaves of chui mui, they begin to fold up and drop. Let's say droop हो जाते, basically fold up and droop. तो sensitive and touch me not. Basically the sensitive and touch me not plant of mimosa family. So when seed germinates, the root grows down, the stem comes into the air. What happens? Firstly, the leaves of the sensitive plant move very quickly in response to touch. ये देख लेते हैं क्या बोल रहा है। जब आप सीड लगाते हो, जर्मिनेट होता है, रूट्स नीचे जाते हैं, स्टेम ऊपर आती है, और उसमें क्या क्या होता है? द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। टच के रिस्पॉन्स में हमेशा ग्रो होता रहता हो। देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। ऑन द अदर हैंड, द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। सीडलिंग का जो ग्रोथ है, सपोज लेट्स से व्हाटएवर द डायरेक्शनल मूवमेंट इज ड्यू टू द growth itself. If it is prevented from growing, it will not show any movement.
अगर हम लोग उसको ग्रो करने से रोकते हैं तो उसका कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखेगा. सो प्लांट्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड अदर डिपेंडेंट ऑन, ऐसे इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. तो हमारे पास दो टाइप के मूवमेंट्स हैं, एक ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है, एक ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. तो वो तो आगे जाके हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जस्ट उसका एक लॉजिक देखते हैं. व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, व्हाट दे आर सेइंग इज कि आपके पास दो प्रकार, दो टाइप्स हैं ऑफ व्हाट, मूवमेंट. एक मूवमेंट की जो ग्रोथ के रिलेटेड है, एक मूवमेंट की जो ग्रोथ के रिलेटेड नहीं है. ओके, तो पहला देखते हैं. First, the leaves of the sensitive plants move very quickly in response to touch, and there is no growth involved in this movement. ठीक है, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट योर ह्यूमन हैंड. जैसे कि मान लो कोई एक पेड़ है, तो वो इसको ही ले लेते हैं, फोटो जो अपने बुक में, तुमने इसको हाथ लगाया, ठीक है, मूवमेंट आएगा उसमें? यस, मूवमेंट जरूर आएगा उसमें, मूवमेंट. यस, क्या वो ग्रोथ की वजह से मूवमेंट थी? मतलब ये जो ऐसे मूव हुए ना, पत्ते अंदर गए, वो क्रॉस हो गए, बंद हो गए, हाँ, तो क्या ये मूवमेंट की वजह से, मतलब इसकी वजह से हुआ, ग्रोथ की वजह से? प्लांट की ग्रोथ की वजह से नहीं हुआ ना ये तो लेट्स से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ, ग्रोथ का और उसका कोई संबंध नहीं है. ओके, द मूवमेंट हैपन लेट्स से नॉट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इटसेल्फ. तो ये टच का एग्जांपल था. ऑन द अदर हैंड, द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ. ओके, अब ये किसकी बात कर रहे हैं? सीड की बात कर रहे हैं. जैसे कि मान लो तुमने ये जमीन के नीचे सीड को डाल दिया, अब वो सीड में से कुछ पौधा निकलेगा, सीड में से कुछ पौधा निकलेगा ऐसे, और कुछ रूट्स निकलेंगे उसके, करेक्ट, नीचे कुछ रूट्स निकलेंगे इस तरह से. तो ऊपर पेड़ निकला, नीचे रूट्स निकले, क्या इसके अंदर मूवमेंट हुई? क्या उसके अंदर मूवमेंट हुई? यस. मूवमेंट का रीजन क्या था? मूवमेंट का रीजन क्या था? ग्रोथ. ओके, और ये पेड़ के अंदर, पेड़ के अंदर मतलब जो तुमने हाथ जो टच किया था ना, टच मी नॉट प्लांट को, ओके, तो उसके अंदर मूवमेंट हुई? यस, मूवमेंट हुई. रीजन क्या था? टच. ग्रोथ नहीं था, टच था. करेक्ट, रीजन क्या था? टच था, टच की वजह से मूवमेंट आई. ओके, तो इसको अंडरलाइन कर लो. टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन द प्लांट्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट किसके अंदर? प्लांट के अंदर. बोलो कौन कौन है? इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, एक इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, और दूसरा कौन है? इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ एंड वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ. डिपेंडेंट का एग्जांपल बोल सकते हो? चलो चैट सेक्शन में बताओ. डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ग्रोथ के ऊपर का एग्जांपल आप भी देखे थे, वो सेंसिटिव प्लांट को मतलब टच मी नॉट को टच करना, वो है कि सीड वाला एग्जांपल है? डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ मतलब ग्रोथ के ऊपर उसकी मूवमेंट डिपेंडेंट है, ऐसा कौन सा एग्जांपल है? सीड ग्रोथ, सीडलिंग ग्रोथ, करेक्ट. सीड जर्मिनेशन, उसको ऐसा लिखो, सीड जर्मिनेशन. एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ का वो मूवमेंट कौन सा है? टचिंग किसको? टच मी नॉट प्लांट, टचिंग, टचिंग. उसको और कौन सा प्लांट बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट की जगह पे? इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज छुई मुई. ओके, तो टचिंग, छुई मुई, ये वाला छुई मुई, या फिर यू कैन राइट डाउन टच मी नॉट प्लांट, टचिंग टच मी नॉट प्लांट. उसके टाइप्स एंड एग्जांपल्स. चलो फिर से देखते हैं. ऐसा बढ़िया सा क्वेश्चन ये है, वन ऑफ द मेन क्वेश्चन इज, हम लोग मूवमेंट के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? देखो, मूवमेंट के ऊपर ही तो पूरा लेसन है ना, मतलब हाउ योर मूवमेंट इज हैपनिंग. हमारे इसमें मूवमेंट कैसी होती है ह्यूमंस में? विद द हेल्प ऑफ मसल्स. हम लोग अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर कैसी मूवमेंट होती है. तो पहला तो हमने देख लिया ग्रोथ की वजह से, अब दूसरा देख रहे हैं बिना ग्रोथ का. वन ऑफ द एग्जांपल्स इज स्टिमुलस वाला एग्जांपल. तो चलो देखते हैं. लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच दैट एज द सेंसिटिव प्लांट. वो जो सेंसिटिव प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट, उसका देख रहे हैं. सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच. तो ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, ग्रोथ की वजह से मूवमेंट नहीं है, मतलब उसको एक्चुअली मूव करना पड़ेगा लीव्स को, करेक्ट. बट देर आर नो नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू नहीं है अभी इसके पास, तो फिर लीव्स को कैसे हिलाएगा? जैसे कि तुम हाथ को हिलाते हो, राइट, कैसे हिलाते हो? विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स. तो अगर लीव्स को हिलाना है तो न्यूरॉन्स लगेंगे उसको, लेकिन उसके पास नहीं है, तो फिर वो कैसे कर लेता है?
सो हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स? दो चीजें वहां पे, जैसे कि तुमने गर्म चीज को हाथ लगाया था, पीछे लिया, मतलब तुमने पहले टच किया, फिर बाद में उसको पीछे लिया, राइट? अब वैसे ही इसके पास दो काम है, इसको पता चलना चाहिए कि भाई किसी ने टच किया है, और दूसरा उसको ये भी पता होना चाहिए कि टच करने के बाद क्या करना है, मतलब मूवमेंट। सो बेसिकली इट हैज टू जॉब्स। डिटेक्ट द टच, ये उसका पहला काम है, एंड फिर लीव्स को मूव करो, ये उसका दूसरा काम है। पहले टच को डिटेक्ट करो, फिर लीव्स को बंद कर दो, इसके पास दो काम है। अच्छा चलो, तो देखते हैं कैसे कर लेता है ये। इफ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड and what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch. ये एक अलग नाटक है। तुमने अगर इसको सच में टच किया है, इस प्रकार के प्लांट को तुमने ऑब्जर्व किया होगा, तुम सामने से हाथ लगाते हो लेकिन वो बंद पीछे से होता है। मतलब सामने से तक बंद आना होता है वो, लेकिन शुरुआत जहां पे आपने टच किया वहां से शुरुआत नहीं होती, वो किसी और पॉइंट से शुरुआत होती है। Okay, so basically there is a difference between where you touch and where the movement happens. There is a difference. So information, let's say, so information that a touch has occurred must be communicated. अब वो क्या बोल रहे हैं, अगर एग्जाम्पल देख लो, मान लो ये पत्ता है, ठीक है, ये पत्ता है, और आपने इसको टच किया यहाँ पे टच किया आपने, ठीक है, टच यहाँ पे किया, लेकिन वो बंद होना कहां से शुरुआत करता है, पीछे से। हो सकता है कि उसने बंद यहां से करना शुरू कर दिया। अब मेन क्वेश्चन ये है, अगर हमने यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे टच किया है और उसने बंद करना शुरू किया है, उसको कैसे पता चला कि हमने टच किया बोल के? बोले तो ये मैसेज हमारा क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। ये जो मैसेज है कि हमने टच किया है, ये क्या होना चाहिए, आगे कम्युनिकेट होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो चलो वही देखते हैं वो कैसे कर लेता है। द प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो हमारे पास जैसे न्यूरॉन रहते हैं ना स्पेशल फॉर इलेक्ट्रिकल केमिकल के जैसा, अंदर हमारे इसमें मूवमेंट चलती रहती, तो वैसा ही उनके अंदर भी होता है, कि इनके अंदर, प्लांट्स के अंदर। लेकिन हमारे पास जैसे न्यूरॉन्स है, वैसे न्यूरॉन उनके पास नहीं रहते। मतलब इन शॉर्ट, प्लांट्स में और हम में क्या फर्क है, इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस उनके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, लेकिन उनके अंदर क्या फर्क है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है हमारे जैसा, न्यूरॉन के जैसा नहीं है। ओके ठीक है, सो दे पास इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल केमिकल रिस्पॉन्सेस या फिर मीन्स। Finally, again, as an animal, some cells must change shape in order for the movement to happen. हमारे इसमें एक्चुअल मूवमेंट किसकी वजह से होती है, शेप चेंज ऑफ मसल्स। तो प्लांट्स कैसे कर लेता होगा फिर? इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल्स एंड मसल सेल्स, प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग। ओके ठीक है, तो ये देख लो, एंड देयरफॉर चेंजिंग द शेप। तो मैं एक बार कंपैरिजन करके दिखा देता हूं, मतलब कैसा तुम्हारे दिमाग में वो चीज हमेशा के लिए फिट हो जाएगी। कंपैरिजन जब तक तुम देखोगे नहीं, तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। चलिए पहले ह्यूमन का देख लेते हैं शॉर्ट में, और फिर प्लांट्स का। सबसे पहला, कम्युनिकेशन कैसे कर लेते हैं प्लांट्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर कम्युनिकेशन। तुमने न्यूरॉन का एग्जांपल पूरा देखा हुआ है, वो कैसे डेंड्राइट से आता, फिर एक्सॉन में से कैसे जाता, फिर एंड तक कैसे जाता है, हाउ इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एंड अगेन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द साइनैप्स। वो पूरा कन्वर्जन तुमको पता है, राइट? सो कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, न्यूरॉन्स के थ्रू। और न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल रिस्पॉन्सेस, राइट? ओके, सो इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस। क्या ये प्लांट्स के अंदर भी होता है? हाँ, ये प्लांट्स के अंदर भी होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस। इलेक्ट्रिकल केमिकल्स मीन इसके पास भी है। फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसके पास न्यूरॉन नहीं है, नो न्यूरॉन, नो न्यूरॉन टू डू दिस। हाँ, मतलब वो उसके जनरलाइज सेल ही ये काम कर लेता है। बेसिकली इट हैज नो न्यूरॉन एज सच, नो न्यूरॉन। ये प्रॉब्लम है, मतलब दोनों के अंदर सेम है, न्यूरॉन नहीं है एक के अंदर, कौन, प्लांट के अंदर। अच्छा, व्हाट अबाउट द शेप चेंज देन? शेप चेंज के बारे में,
देखो शेप चेंज कैसे करता है, शेप कौन चेंज करता है बाय द वे, मसल। शेप चेंज कौन करता है, मसल करता है। और वो मसल कैसे कर लेता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन इट, करेक्ट। उसके अंदर जो प्रोटीन है उसके थ्रू। अब प्लांट के अंदर वो शेप चेंज कैसे होता है, शेप चेंज प्लांट के पास एक तो मसल नहीं है, करेक्ट। तो वो कैसे कर लेता है शेप चेंज देन, चेंजिंग द शेप ऑफ वाटर। वाटर का सपोलेट से जो शेप है वो चेंज कर लेता है। तो बेसिकली सॉरी, वाटर के कंटेंट के थ्रू शेप चेंज करता है। तो इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल मसल सेल, प्लांट चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। सो हाउ डज इट चेंज द शेप, बाय वाटर, बाय वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर को कम ज्यादा करके। तो वाटर नहीं लिखेंगे, बाय अमाउंट ऑफ वाटर लिखते हैं, बाय अमाउंट ऑफ वाटर। तो एक बार देख लो फर्क क्या है। ह्यूमंस के पास इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस है, प्लांट्स के पास भी है, लेकिन प्लांट्स के पास न्यूरॉन नहीं है। एंड इसका शेप चेंज कैसे होता है ह्यूमंस का, विद द हेल्प ऑफ मसल्स। एंड मसल्स के अंदर क्या है, बेसिकली प्रोटीन शेप चेंज करते हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स कैसे शेप चेंज करते हैं, बाय अमाउंट ऑफ वाटर, कम ज्यादा करके वो शेप चेंज करते हैं। सो दिस इज हाउ सपोज द मूवमेंट इज डन। तो चलो इसके ऊपर सपोज लेट्स से इफ देयर इज समथिंग व्हिच यू वांट टू आस्क, यू कैन डेफिनेटली आस्क। ओके तो क्या देखने वाले अभी देखो, हमने क्या बोला कि मूवमेंट दो वजह से होती है, एक ग्रोथ की वजह से, एक बिना ग्रोथ के। बिना ग्रोथ वाली हमने देख ली है, मतलब स्टिमुलस वाली, वो बिना ग्रोथ की मूवमेंट है। वो मूवमेंट कैसे होती, विद द हेल्प ऑफ शेप चेंज इन तुम्हारा वाटर। बाकी तो न्यूरॉन के जैसा ही, सिर्फ न्यूरॉन नहीं। कौन सा बचा है फिर मूवमेंट, ग्रोथ का। ग्रोथ का जो मूवमेंट होता है वो देखना है अभी। सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप द अदर और फेंसेस बाय मींस ऑफ टेंड्रिल्स। तुमने ऐसे बहुत सारे पेड़ देखे होंगे कि जो कैसे हैं, दूसरे के ऊपर चढ़ के जाते हैं, टेंड्रिल्स रहते हैं उनको, ठीक है। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, सेंसिटिव रहते हैं टच को। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हाँ, ये बच्चों के दिमाग में बिल्कुल घुसता नहीं है। अब बच्चों को इतना पता रहता कि जिस प्लांट की बात कर रहे हैं, तो सपोलेट से ऐसे वेल वाला प्लांट, सपोलेट से ऐसे पूरी लाइन, लंबी लंबी लाइन है और वो ग्रो हो रही है। अब इसमें क्या बोलते हैं वो, कि ये ग्रोथ जो हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, टेंड्रिल्स के थ्रू। मतलब इनके इस चीज को टेंड्रिल्स बोलते हैं, जो लाइंस ग्रो होते हैं उसमें, जिसके अंदर प्लांट फिर पूरा ग्रो होता है, तो दैट इज टेंड्रिल्स। नाउ दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, सेंसिटिव रहते हैं, उनको टच, उनको फील होता है। सो व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट, दे the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as part of the tendril away from the object. ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं सेंटेंस में से, लेट मी एक्सप्लेन दिस। ये ऑब्जेक्ट ले लो तुम, लेट मी शो यू वन ऑब्जेक्ट। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बोले तो रास्ते में कुछ भी ऑब्स्टेकल समझ लो ना तुम, रास्ते में कुछ तो भी ऐसा ईंट खड़ा है, कुछ तो भी रास्ते में ऑब्स्टेकल है, पत्थर है, कुछ है, व्हाटएवर। अब ये जो प्लांट है ना, टेंड्रिल्स के थ्रू ग्रो हो रहा है, ये ऐसे आगे 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 ग्रो हुआ। अब इसको ये टच हो जाता है, कौन, ये ऑब्जेक्ट का टच हो गया उसको। अब तुमको पता है वो सेंसिटिव है, तो वो क्या करता है, यहां पे से ग्रोथ रुका देता है। ये प्लांट क्या करता है, यहां पर ग्रोथ को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। क्यों, क्योंकि उसको टच हुआ ना, उसके आगे कुछ जाना नहीं है। अब उसके अराउंड सपोलेट से ग्रोथ शुरू करता है। तो वही स्टेटमेंट बोल रहे हो, दैट द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो जो अवे वाले हैं वो तो ग्रो होते रहेंगे, वो होते रहेंगे। अब जैसे कि मान लो इसको और एक ऑब्स्टेकल मिल गया, इधर वाले पार्ट को ऑब्स्टेकल मिल गया, वो वापस वहां का ग्रोथ थमा देगा और फिर दूसरी वाली साइड वाली ग्रोथ को बढ़ा देगा। तो दिस कंटिन्यूस दिस। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है
ये साइड और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, जैसे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9, क्लास 10, 11th एंड 12 चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9 का या फिर 10 का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड।
ठीक है, तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शंस है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटीज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ।
आपको सब से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन अकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं। And also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th. Thank you so much.